वीर द एम्परर। एक मिस्टेरियस क्रिस्टल गोल्डन पिरामिड। एक ऐसा स्थान जहां चारों ओर धुंध छाई हुई है और धरती पर बर्फ की मोटी चादर का विशाल और असीम विस्तार है। जितनी भी दूर तक देखो या तो बर्फ या कोहरा दिखाई दे रहा है। इसी जगह पर एक विशाल बर्फ के तूफान में बर्फ के टुकड़े हवा में घूमते और एक बहुत बड़े भंवर के अंदर जा रहे हैं। इस स्थान पर शून्य से भी कम तापमान है, जिससे यहाँ का तापमान हड्डियों को जमाने के लिए काफी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह किसी की आत्मा को भी बर्फ में बदल देगा। असल में यह सुप्रीम दुनिया है, जो हजारों सुप्रीम गॉड योद्धाओं की दुनियाओं में से एक है। यह एक ऐसी दुनिया है जिस पर नियंत्रण करने वाला योद्धा इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। यह एक निराशा से भरी हुई दुनिया है। यह पूरी दुनिया बर्फ से ढका हुई है, जहां कड़ाके की ठंड के अलावा कुछ नहीं है। अचानक बर्फ के इस शांत क्षेत्रों में एक स्थान पर तेज हवा चलने लगी और दर्जनों बर्फ के टुकड़े हवा में सीटी की आवाज करते हुए एक विशाल भंवर में घूमते हुए एक स्थान पर इकट्ठा होने लगते हैं। इस भंवर के बीच में एक स्पेस पोर्टल खुलता है, जिसमें से एक झिलमिलाता हुआ सुंदर चेहरा बाहर निकलता है और अगले ही सेकंड में नीलम नीले रंग की पोशाक में एक महिला बाहर आ जाती है। महिला एक राजसी रानी के समान लग रही है। उसके काले बाल पूरी तरह शुद्ध काली स्याही की नदी की तरह हवा में बह रहे हैं। उसके शरीर का प्रत्येक भाग पवित्रता बिखेर रहा है। इस उजाड़ बंजर भूमि में ऐसा लग रहा है मानो सबसे सुंदर नील कमल पूरी तरह खिल गया हो। उसके सुंदर चेहरे में बस एक ही कमी प्रतीत हो रही है, वह यह कि चमकीले लाल रक्त की एक पतली धारा जो उसके लाल होठों के एक कोने से टपक रही थी, जिससे उस सुंदर चेहरे का आवरण फीका पड़ने लगा और महिला ने खांसते हुए अपने मुंह से खून थूक दिया। ऐसा लग रहा था मानो यह सुंदर नील कमल मुरझा रहा हो। ठंडी हवा में एक लड़की की आवाज साफ साफ गूंजने लगती है और एक चमकती हुई सफेद रोशनी महिला के शरीर से बाहर निकलकर एक युवा लड़की के आकार में एकत्रित हो जाती है। असल में यह लड़की पहली महिला की एक रूप है जो उसकी शक्तियों के अंश से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसमें खुद की आत्मा और सोचने समझने की क्षमता है जो उसे पूर्ण रूप से एक अलग व्यक्तित्व देती है। वो युवा लड़की कहती है कि बड़ी बहन, क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो, नीले कपड़े वाली महिला ने अपने हाथ से इशारा किया। नीले कपड़े वाली महिला पहले से ही एक गंभीर घाव झेल रही थी, लेकिन हजारों सुप्रीम दुनियाओं की स्पेस पोर्टल से यात्रा करने से उसकी पहले से ही गंभीर चोटें और भी बढ़ गई थीं। मैं कहाँ हूँ? नीलम नीले कपड़े वाली महिला ने पूछा। युवा लड़की ने एक जादुई पर्ची निकाली और अपनी दिव्य शक्तियों से इस दुनिया को जांचा और नीले बालों वाली महिला को जवाब देते हुए कहा, बहन, हम बर्फबारी के दायरे में पहुंच गए हैं। बर्फबारी? नीलम नीले कपड़े वाली महिला ने चौंकते हुए कहा। फिर उसने आ भरी। मैंने अपनी दुनिया से बाहर निकलकर देवताओं के दायरे में 3000 दुनियाओं में अनेक दुनियाओं को पार करते हुए यहां पहुंची हूं, लेकिन यह सोचकर कि मैं उस एक जगह पर पहुंच पाऊंगी जहां मैं जाना नहीं चाहती थी। वो फूट फूट कर हंसी। बड़ी बहन, हम। छोटी लड़की ने कहना शुरू ही किया, तभी हवा कांप उठी और हवा में भारी मात्रा में ऊर्जा बहने लगी। अगले ही पल स्पेस फटने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नुकीले नाखूनों वाले क्रूर हाथों की जोड़ी द्वारा फाड़ा जा रहा हो, जिससे आसमान में एक दरार बन जाती है और उससे एक काले कपड़े वाला आदमी बाहर आया। छोटी लड़की ने इस आदमी को देखा और वह एकदम चुप हो गई। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। काले कपड़े वाले आदमी का रूप बहुत ही शानदार था, जो अतुलनीय रूप से सुंदर है। केवल उसकी दोनों आंखों की पुतलियां रक्त के समान लाल रंग की हैं, जो उसे कुछ हद तक जंगली रूप देती हैं।
उसने हिमानी को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, मुबारक हो, हम फिर से मिल गए। हिमानी बेहद शांत और दृढ़ थी। हालांकि उसे उम्मीद थी कि उसके दुश्मन उसका पीछा कर रहे होंगे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी उसे पकड़ लेंगे। उस आदमी ने आगे कहा, मैं उस घटना के लिए माफी मांगता हूं। यह वास्तव में अफसोस की बात है कि आपकी पवित्र भूमि नष्ट हो गई। इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मैं असहाय होकर ऐसा करने के लिए मजबूर था। आप और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उस मिस्टेरियस गोल्डन पिरामिड के अलावा हमारी शक्तियों के आगे इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी पहुंच से परे हो। केवल एक चीज जो हम दोनों चाहते हैं वह है शक्ति के उच्चतम शिखर तक पहुंचना और अमर होना। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया तिलस्मी सुनहरे सितारे को मुझे सौंप दें। हम एक साथ उस मिस्टेरियस गोल्डन पिरामिड की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और समय के अंत तक मिस्टेरियस गोल्डन पिरामिड के रहस्यों का अध्ययन कर सकते हैं। कैसा रहेगा? हिमानी ने अपने भीतर अलौकिक दिव्य शक्ति को एकत्रित करना शुरू कर दिया। उसने अपने ठंडे स्वर में कहा, अपनी निरर्थक बातें बंद करो। मिस्टान, तुमने मेरी सुंदर पवित्र भूमि को नष्ट कर दिया होगा, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या ऐसा है? तो देखते हैं तुम अब क्या करती हो। मिस्टान नामक व्यक्ति बिल्कुल शांत लग रहा था। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसकी हथेली में एक प्राचीन दिखने वाला मिस्टीरियस ट्रायंगल दिखाई दिया। यह प्रलयकारी ट्रायंगल किसी भी सुप्रीम गॉड को भी घायल करने के लिए काफी है। इस ट्रायंगल का नाम द डिस्ट्रॉयर ट्रायंगल है। यह द डिस्ट्रॉयर ट्रायंगल मोस्टर्स को बांधने में सक्षम है। साथ ही यह एक ऐसा हथियार भी है जो हजारों योद्धाओं को पकड़ सकता है। अभी आधे महीने पहले इस आदमी ने देवताओं के दायरे में स्थित दिव्य कमल पवित्र दुनिया से मिस्टेरियस गोल्डन पिरामिड को प्राप्त करने के लिए इस द डिस्ट्रॉयर ट्रायंगल का उपयोग किया था, जिससे कुछ ही मिनटों में पवित्र भूमि पूरी तरह नष्ट हो गई। मिस्टान ने द डिस्ट्रॉयर ट्रायंगल को हवा में फेंक दिया, जिससे द डिस्ट्रॉयर ट्रायंगल के अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर की ओर चमक उठी। इस रोशनी से अनेक व्यक्ति बाहर निकले, जिससे बर्फ की दुनिया के आसमान में 10,000 सुप्रीम गॉड योद्धा दिखाई देने लगे। 10,000 से ज्यादा लोग आसमान में खड़े होकर चेहरे पर बिना किसी भाव को लाए उन दोनों महिलाओं को घूर रहे थे जो बर्फ के मैदान में अकेली और असहाय खड़ी है। हिमानी ने यह देखा और उसके होठों के दोनों कोने दांतों को पीसते हुए में ऊपर की ओर मुड़ गए। वह इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने ऊपर की ओर देखते हुए कहा, दिव्य अग्नि की पवित्र भूमि के सुप्रीम, दिव्य पिल की पवित्र भूमि के सुप्रीम, प्राचीन सम्राट महल के सुप्रीम, लाल रक्तदानव द्वीप, चूंकि तुम सबने मिलकर मेरी दिव्य कमल पवित्र भूमि को नष्ट करने की साजिश रची थी, इसलिए आज मुझे तुम सबको यहीं दफन करने के लिए यदि अपनी आत्मा को नष्ट करना पड़े तो वह भी करूंगी। मिस्टान ने कहा, हिमानी, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं और तुम्हारी ताकत और प्रतिभा की प्रशंसा करता हूं जो स्वर्ग को भी चुनौती देती है, लेकिन अब तुम गंभीर रूप से घायल हो गई हो। देवताओं के दायरे में इन 10,000 शक्तिशाली लोगों के सामने तुम्हारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं, मिस्टेरियस गोल्डन पिरामिड को यहां सौंप दो और मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को जीवित छोड़ दूंगा। हिमानी ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने आंखें बंद करके कुछ देर सोचा और आंखें खोलते हुए अपने हाथ को आगे किया। 1 इंच का गोल्डन पिरामिड धीरे धीरे उसके हाथ में दिखाई देने लगा। गोल्डन पिरामिड पूरी तरह से सुनहरे रंग की रोशनी से ढका हुआ है। यह वह वस्तु है जिसने देवताओं के पूरे क्षेत्र में इतनी उथल पुथल मचा दी थी, मिस्टेरियस क्रिस्टल गोल्डन पिरामिड। हिमानी ने अपनी सारी डिवाइन एनर्जी मिस्टेरियस क्रिस्टल गोल्डन पिरामिड में डाल दी।
हालांकि उसके पास मिस्टेरियस क्रिस्टल गोल्डन पिरामिड 1 साल से भी कम समय से था, फिर भी वह इसके भीतर निहित कुछ सीक्रेट रहस्यों को समझने में सफल हो गई थी। शायद अफवाहें सच थीं और यह एक अपार और असीमित शक्तियों का क्रिस्टल था जिसे एक सच्चे भगवान ने पीछे छोड़ दिया था, जो स्वर्ग की ओर जा रहे थे। इसमें किसी की भी आत्मा को कुचलने की भयानक शक्ति थी। हालांकि हिमानी की शक्ति इतनी अधिक नहीं थी कि वह अभी भी इसकी शक्ति को नियंत्रित कर सके। अगर वह इसका प्रयोग करने की कोशिश करती तो उसकी आत्मा भी इस मिस्टेरियस क्रिस्टल गोल्डन पिरामिड द्वारा निगल ली जाती। हिमानी ने युवा लड़की को परेशान होते हुए देखा तो उसने कहा, शीहू, चिंता मत करो। छोटी लड़की को नहीं पता था कि हिमानी क्या करने की योजना बना रही है, लेकिन इस पल उसका पूरा शरीर प्रकाश की एक परत में ढक गया। यह प्रकाश एक स्पेस पोर्टल के जरिए इस जगह से बहुत दूर चला गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि हिमानी सबसे पहले अपनी छोटी बहन को यहां से दूर भेजना चाहती थी। उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि एक बार गोल्डन पिरामिड की भयानक शक्ति शुरू होने के बाद यह हर एक आत्मा को निगल जाएगा और सभी के शरीर हवा में बिखर जाएंगे। यही कारण था कि उसने दिव्य कमल पवित्र भूमि के भीतर इस भयानक शक्ति का उपयोग नहीं किया था। हाँ, तुम अपनी छोटी बहन को बचाना चाहती हो? मैं तुम्हें अपनी मर्जी से ऐसा कैसे करने दे सकता हूं? मिस्टान ने अपने हाथों से एक सील बनाई जिससे 10 मील के दायरे तक का स्पेस पूरी तरह सील हो गया। लेकिन कुछ ही पल में उसके भाव बदल गए। हिमानी की हथेली में मिस्टेरियस क्रिस्टल गोल्डन पिरामिड के भीतर एक भयानक शक्ति एकत्रित हो रही थी, जिससे उसे अपने एक आत्मा कांपने वाला डर महसूस हो रहा था। मिस्टान का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सील बनाने वाली हाथों की आकृतियां बदल गईं। उसे लगा कि मृत्यु का संकट उसकी ओर बढ़ रहा है। मिस्टेरियस क्रिस्टल गोल्डन पिरामिड के ऊपर ऊर्जा का एक विशाल भंवर दिखाई दिया। हे भगवान, मेरी आत्मा को एक दान के रूप में लेकर मुझे आत्मा को कैद करने की शक्ति उधार लेने दो। हिमानी ने शांति और ठंडे स्वर में ये शब्द कहे। अगले ही पल उसका शरीर तारों की चमकीली किरणों में बदल गया। उसकी आत्मा प्रकाश के कणों के रूप में बदल गई और पूरी तरह से मिस्टेरियस क्रिस्टल गोल्डन पिरामिड में समा गई। यह देखकर मिस्टान का चेहरा पीला पड़ने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जल्दी से एक स्पेस पोर्टल बनाकर उसके जरिए भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टेरियस क्रिस्टल गोल्डन पिरामिड के भीतर की भयानक ऊर्जाएं बाहर की ओर फूट पड़ी। ऐसा लगा रहा है जैसे कोई तारा फट गया हो और आसपास का सारा स्थान कागज के एक पतले टुकड़े की तरह है जिसे फाड़ा जा रहा है। देवताओं के दायरे के 10,000 शक्तिशाली लोग अभी अभी इस बर्फीली दुनिया में आए थे, लेकिन उस भयानक संकट का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग दुनिया को पार करने की क्षमता रखते थे, उन्होंने स्पेस पोर्टल से भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। आसपास का सारा स्थान तुरंत नष्ट हो गया और गोल्डन पिरामिड की वजह से आए विशाल तूफान ने उन सभी को कागज के टुकड़ों की तरह अपने अंदर समाहित कर लिया। उनके शरीर धूल में बदल गए और गायब हो गए तथा मैजिक क्यूब में समाने से पहले उनकी आत्माओं की यादें उस तूफान में टुकड़ों में बिखर गईं। इस बर्फीले क्षेत्र में अंतरिक्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से मृतकों के क्षेत्र में बदल गया है। यह क्षेत्र अंतरिक्ष तूफानों से भर गया था जो किसी भी चीज को नष्ट करने में सक्षम है। जहां तक गोल्डन पिरामिड की बात है, इसने सभी आत्मा के टुकड़ों को निगल लिया। इतने ज्यादा खतरनाक तूफान के कारण स्पेस में बहुत अधिक दरारें पड़ गई थी, जिसमें से एक दरार के जरिए वह गोल्डन पिरामिड किसी और स्थान पर पहुंच गया। CH2 ब्लू स्काई किंगडम और वीर ब्लू स्काई किंगडम की राजधानी ब्लू स्काई सिटी के भीतर ग्रेट माउंटेन चिनूक के सामने कार्लोवेनिया एकेडमी स्थित है। यह कार्लोवेनिया वैली की एकमात्र ऐसी एकेडमी है
जो 600 से अधिक वर्षों की विरासत वाले फाइटिंग आर्ट का गढ़ है। यह ब्लू स्काई किंगडम के महान योद्धाओं द्वारा स्थापित एकमात्र एकेडमी है। सबसे बड़ी एकेडमी में से एक कार्लोवेनिया एकेडमी में विरासत के रूप में फाइटिंग की कई टेक्निक और इसमें प्रशिक्षकों के रूप में कई फाइटिंग मास्टर्स हैं। किसी भी युवा फाइटिंग कल्टीवेटर के लिए इस अकेडमी का पवित्र भूमि के रूप में होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि कार्लोवेनिया एकेडमी में नए व्यक्ति या छात्र के प्रवेश के लिए योग्यताएं में फाइटिंग टैलेंट की उच्च सीमा निर्धारित की गई हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि 10 लाख में से केवल एक ही इसमें प्रवेश के लिए योग्य हो पाएगा। गर्मियों की चिलचिलाती धूप में एक किशोर लड़का ग्रेट माउंटेन चिनूक के जंगल में खड़ा है। उसकी दोनों मुट्ठियां कपड़े की पट्टियों से बंधी हुई हैं और वह एक खुरदरे दिखने वाले बड़े पेड़ के सामने नंगे सीने खड़ा है। उसने पेड़ के तने पर जोरदार प्रहार करते हुए लगातार 2 मुक्के मारे। फट फट, जंगल में चारों ओर आवाज गूंज उठी। उसने जिस बड़े पेड़ पर प्रहार किया है उसकी छाल की परत नीचे की ओर धंस गई है, जिससे उसकी लकड़ी की बनावट साफ दिखाई दे रही है और उसकी सतह पर खून के निशान देखे जा सकते हैं। इस किशोर का नाम वीर है। उसके पास ग्रेड 3 फाइटिंग टैलेंट है। ब्लू स्काई किंगडम में के आधे नागरिकों के पास फाइटिंग टैलेंट नहीं है और वे फाइटिंग आर्ट के मार्ग के लिए अनुपयुक्त हैं। बाकी आधे लोगों में से कम 80% के पास ग्रेड 1 फाइटिंग टैलेंट है। अगर ये लोग फाइटिंग आर्ट का अभ्यास भी करें तो बहुत आगे नहीं पहुंच पाएंगे। बाकी 20% में से एक व्यक्ति के पास ग्रेड 2 फाइटिंग टैलेंट होने की 90% संभावना है। अगर ये लोग फाइटिंग आर्ट का अभ्यास में मेहनती हों तो उनके पास जीवन में कुछ हासिल करने का मौका है। हालांकि फाइटिंग आर्ट में महारत हासिल करना उनके लिए लगभग नामुमकिन होगा। वीर के पास ग्रेड 3 फाइटिंग टैलेंट है, जिसको उच्च श्रेणी का माना जा सकता है। अगर कोई घमंडी होता तो वह इस टैलेंट के साथ अपने आप को सबसे अच्छा योद्धा बताता। हालांकि इतनी अधिक फाइटिंग प्रतिभा के बावजूद भी उसके लिए कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। वीर इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। अपनी बचपन की दोस्त रवीना के साथ, जिसके पास उसके समान ही ग्रेड 3 फाइटिंग टैलेंट है, वह ब्लू स्काई एकेडमी के लिए प्रवेश परीक्षा देने के लिए सहमत हो गए था, भले ही यह एकेडमी कार्लोवेनिया एकेडमी जितनी अच्छी न हो। ब्लू स्काई एकेडमी ब्लू स्काई किंगडम का ही भाग है। इस एकेडमी स्थापना 80 साल पहले हुई थी, जिसके कारण इसमें केवल 80 साल के फाइटिंग आर्ट की विरासत है, जो वास्तव में बहुत कम है। प्राचीन विरासत के रूप में फाइटिंग आर्ट पर कल्टीवेशन करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। फाइटिंग टैलेंट के अच्छे आधार के बिना सबसे ऊपर के शारीरिक मजबूती के चरण, एनर्जी कंडेंसेशन चरण या उससे भी ऊपर के चरणों तक पहुंचना लगभग असंभव होगा। एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज एक ऐसा चरण है जिसके लिए अधिकांश फाइटिंग कलाकार प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह फाइटिंग मार्ग के व्यक्तियों के लिए पहला उच्च स्तर भी है। एक बार एनर्जी कंडेंसिंग स्टेज सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाने पर एक फाइटिंग कलाकार का जीवन काल बहुत बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें एक वरिष्ठ फाइटिंग मास्टर की उपाधि भी दी जाती है, जिससे वे समृद्धि का जीवन जीते हैं और उनके वंशजों को भी उनकी योग्यता का लाभ होता है। ब्लू स्काई एकेडमी में अभी तक कोई भी एनर्जी कंडेंसिंग स्टेज पर नहीं पहुंच पाया है। यही कारण है कि यह एकेडमी अभी तक 7 सबसे शक्तिशाली और बड़ी एकेडमियों में सबसे पीछे है। वीर का दिल फाइटिंग आर्ट को आगे बढ़ाने और इस मार्ग पर कल्टीवेशन करने को कर रहा है। यह स्वाभाविक ही है कि वह भी 7 बड़े फाइटिंग एकेडमी में प्रवेश लेना चाहता है। अगर उसकी प्रतिभा अपर्याप्त थी
तो वह अपनी मेहनत और लगन से परीक्षकों को प्रभावित कर सकता था। हालांकि उसके प्रवेश की संभावना बहुत कम थी। इसके अलावा एक बार असफल होने के बाद उसे दूसरे अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए आधे साल तक का इंतजार करना होगा। और फाइटिंग कलाकारों के लिए समय का प्रत्येक क्षण बहुत कीमती होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वीर ने रवीना से वादा किया कि वह ब्लू स्काई एकेडमी में प्रवेश लेगा। वीर और रवीना ने कई सालों तक एक साथ कल्टीवेशन और ट्रेनिंग की थी। भले ही वे दोनों अभी भी युवा थे और शादी का कोई भी अनुमान नहीं था, लेकिन उनके अंदर इसकी भावनाएं पहले से ही पनप रही थीं। दूसरी ओर वीर के माता पिता ने रवीना के प्रति अपनी स्वीकृति और प्यार दिखाया था। वे हमेशा रवीना को अपने घर रात के खाने के लिए आमंत्रित करते थे। वीर के माता पिता सोचते थे कि वीर और रवीना के बीच पारस्परिक प्रेम की भावना है, दोनों के बीच केवल एक पतला कागज रह गया था। जब वे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो यह कागज का टुकड़ा निश्चित रूप से खत्म जाएगा। वीर ने एनर्जी कंडेंसिंग स्टेज की ओर बढ़ने का फैसला किया था, भले ही वह ब्लू स्काई एकेडमी के भीतर ही प्रशिक्षण क्यों न ले। हालांकि जिस दिन उसने ब्लू स्काई एकेडमी में अपने प्रवेश के लिए टेस्ट दिया उस दिन रवीना नहीं आई। पहले तो वीर ने मान लिया था कि रवीना किसी कारण से नहीं आ पाई होगी। बाद में उसे पता चला कि रवीना ने कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रवेश ले लिया है। इसके अलावा जिसने उसे कार्लोवेनिया एकेडमी का शिष्य बनने में सफलता दिलाई थी वह ग्रीन सिटी के नंबर 1 परिवार का प्रतिभाशाली युवा मास्टर सिकारा था। हालांकि वीर केवल 15 वर्ष का था, लेकिन वह पहले भी अपने माता पिता के साथ बाहर फाइटिंग करने गया था और आसपास के समाज से बहुत परिचित था। इस प्रकार वह दूसरों की तुलना में अधिक समझदार है। वह सिकारा के इस कार्य के पीछे के अर्थ को समझता था कि कार्लोवेनिया एकेडमी रवीना को प्रवेश के लिए अनुमति कैसे दे दी। राठी परिवार जैसे महान परिवार के लोग अपने परिवार के युवा व्यक्ति की होने वाली पत्नी का चयन फाइटिंग प्रतिभा के आधार पर करते हैं। एक अत्यधिक प्रतिभाशाली पत्नी के पास अच्छी फाइटिंग प्रतिभा वाले पुत्र को जन्म देने की अधिक संभावना होती है। हालांकि रवीना का परिवार एक सामान्य परिवार है, लेकिन उसका लड़की होने बावजूद उसके पास ग्रेड 3 फाइटिंग प्रतिभा है। इसके अलावा रवीना खुद एक अच्छे स्वभाव वाली सुंदर लड़की है। यह स्वाभाविक ही है कि सिकारा जैसा कोई भी व्यक्ति उसके प्यार में गिर जाए। रवीना जानती थी कि ब्लू स्काई एकेडमी और कार्लोवेनिया एकेडमी के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अवसर, सम्मान, गौरव और संभावित उपलब्धियां प्रदान करने में कार्लोवेनिया एकेडमी से ब्लू स्काई एकेडमी की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। यह सच है, कोई भी एनर्जी कंडेंसिंग स्टेज तक सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद जीवन को बढ़ा सकता है। किसी आम लड़कियों के लिए इस तरह की शर्तें बहुत ज्यादा होती है। ऐसी आकर्षक चीजों को प्राप्त करते हुए कोई भी लड़की सिकारा के साथ जाना पसंद करती। आखिरकार सिकारा खुद भी सुंदर चेहरे वाला है, उसकी पारिवारिक स्थिति और भविष्य दोनों ही वीर की तुलना में कहीं बेहतर हैं। हालांकि वह समझ सकता है, लेकिन इस घटना ने वीर के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। उसने खुद को 3 दिनों के लिए अपने कमरे में बंद कर लिया था तथा बहुत दिनों तक उदास रहा था, लेकिन उसने अपने आप को फाइटिंग आर्ट में आगे बढ़ने से नहीं रोका और दुगनी ताकत से ट्रेनिंग करने लगा। इसके अलावा उसके कल्टीवेशन की रफ्तार पहले से कहीं अधिक हो गई थी। रवीना के उसे छोड़ने से पहले ही वीर ने एनर्जी कंडेंसिंग स्टेज में पर पहुंचने और फाइटिंग आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए ब्लू स्काई एकेडमी से भी अच्छी जगह की खोज करने का निर्णय लिया था। वर्तमान में भी वीर बिल्कुल नहीं बदला था। अगर उसे पहले उस मार्ग के प्रति कोई संदेह था, तो रवीना के उसे छोड़ने के कृत्य ने फाइटिंग मार्ग के प्रति उसके संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया था।
उसने भी कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रवेश के लिए टेस्ट देने का निर्णय लिया, चाहे यह टेस्ट कितना भी कठिन क्यों न हो। फट फट पूरे जंगल में पेड़ के तने पर मुक्कों के प्रहार की भारी आवाजें लगातार गूंज रही थीं। इस पेड़ का नाम आयरन ट्री है। इस पेड़ पर छाल की एक बेहद सख्त परत होती है जो लोहे के समान मजबूत होती है तथा इसमें बहुत जल्दी रीजनरेशन, किसी भी चोट के बाद फिर से पहले जैसा हो जाना का गुण भी होता है। फाइटिंग वे मार्ग के कई शुरुआती लोग खुद को प्रशिक्षित करने के लिए इस आयरन ट्री को चुनते हैं। न जाने कितने मुक्के मारने के बाद वीर आखिरकार थक गया। वह पेड़ के सहारे अपनी पीठ को रखकर एक चट्टान के टुकड़े पर बैठ गया और जमीन पर रखे एक बैग से कुछ जड़ी बूटियां निकाली। उसने उन जड़ी बूटियों को जोर से मसलकर अपनी मुट्ठियों के जख्मों पर लगाया। फाइटिंग आर्ट की ट्रेनिंग करने वाले व्यक्ति के द्वारा शरीर उपचार के लिए जड़ी बूटियों का लगातार उपयोग करना आवश्यक है। ऐसा न करने से अंदरूनी चोटें बढ़ जाती हैं। यदि ये अंदरूनी चोटें बढ़ जाएं, तो अपंग होने या मरने की भी संभावना रहती है। इस जड़ी बूटी को आयरन थ्रेड ग्रास कहा जाता है। इसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आयरन थ्रेड ग्रास को निचोड़ने से बनने वाला हरा रस घावों को भरने में मदद कर सकता है, लेकिन इससे घावों पर लोहे के धागे से रगड़ने जैसा भयानक दर्द होता है। वीर ने दर्द सहते हुए अपने दांत पीस लिए। उसने बैग के अंदर से एक सफेद कपड़ा निकाला और उसे अपनी मुट्ठी में लपेटकर पट्टी बांध ली। सच कहा जाए तो आयरन थ्रेड ग्रास की तुलना में कई अन्य जड़ी बूटियां अधिक प्रभावी होती हैं, लेकिन इनकी कीमत बहुत अधिक होती है। हालांकि इन जड़ी बूटियों का भी हल्का दुष्प्रभाव होता है। वीर की परिस्थितियों के कारण उसके लिए ऐसी जड़ी बूटियां खरीदना संभव नहीं है। वीर के माता पिता ग्रीन सिटी में एक रेस्टोरेंट हैं। हालांकि यह रेस्टोरेंट उनका नहीं है। यह वास्तव में ग्रीन सिटी के माही परिवार का है। माही परिवार ने अपनी कम महत्वपूर्ण संपत्तियों में से कुछ की देखरेख करने के लिए अपने दूर के रिश्तेदारों के हाथों में सौंप दिया था। वीर के माता पिता भी इनके दूर के रिश्तेदारों में से एक थे। वीर के माता पिता की आजीविका इस रेस्टोरेंट पर निर्भर थी। हर साल उन्हें एक निश्चित राशि और कुछ कमीशन दिया जाता था। यह पैसा स्वाभाविक रूप से उनके लिए पर्याप्त था। हालांकि वीर की फाइटिंग आर्ट की प्रैक्टिस में अच्छी जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए ये पैसे बहुत कम थे। वीर के माता पिता मूल रूप से चाहते थे कि वीर पारिवारिक व्यवसाय को जारी रखें और रेस्टोरेंट का मैनेजर बने। हालांकि फाइटिंग वे के प्रति वीर की लालसा को देखते हुए उन्होंने वीर के लिए अपनी बचत पैसे देने का फैसला किया ताकि वे औषधीय जड़ी बूटियां खरीद सकें। तभी से वीर की पारिवारिक बचत धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन दूसरी ओर वीर अभी भी फिजिकल ट्रेनिंग के पहले चरण में ही है। फिजिकल ट्रेनिंग चरण उन लोगों के लिए पहला क्षेत्र है जो फाइटिंग वे का अनुसरण करते हैं। इसमें उनके शरीर की प्राथमिक मजबूती देना शामिल है और इसे 6 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला पावर पंच ट्रेनिंग, दूसरा मसल्स ट्रेनिंग, तीसरा फुल बॉडी मसल्स ट्रेनिंग, चौथा पावर मसल्स ट्रेनिंग, पांचवा बोन पावर इन्हेंसिंग और छठा एनर्जी कंडेंसेशन। उसके बाद कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक एनर्जी असेंबल कर सकेगा। अपने घावों पर आयरन थ्रेड ग्रास जूस लगाने के बाद वीर ने 1 घंटे तक आराम किया ताकि उसके घाव जड़ी बूटी के औषधीय गुणों को अवशोषित कर सकें। फिर उसने खुद को खड़ा किया और अपनी मुट्ठियों को प्रशिक्षण के लिए तैयार ही किया था। तभी एक मोटा नौजवान नजर आया। यह मोटा नौजवान अपने साथ एक लंबी तलवार लिए हुए था। वीर को देखकर वह मुस्कुराया और बोला, भाई वीर, आज कार्लोवेनिया एकेडमी के प्रवेश टेस्ट के लिए पंजीकरण का दिन है।
क्या आप इसके बारे में भूल गए हैं? आप अभी भी यहाँ अपनी मुक्कों को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस युवा लड़के का नाम नितिन है। वह वीर से थोड़ा छोटा है। साथ साथ बड़े होने के कारण उन दोनों के बीच में बहुत भाईचारा है। नितिन माही परिवार का प्रत्यक्ष वंशज है। हालांकि प्रत्यक्ष वंशजों के लिए भी रैंकिंग का एक रूप मौजूद है, तथा नितिन इस रैंक में कम रैंक वाले लोगों में से एक है। जहां तक नितिन के माता पिता की बात है, वे भी व्यवसाय में लगे हुए थे और उनके वीर के माता पिता के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। नितिन को देखने के बाद वीर ने अपना ध्यान वापस पेड़ के तने की ओर किया और कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है दोस्त, लेकिन पंजीकरण के शुरुआती समय में बहुत सारे लोग होंगे। कतार में 1 या 2 घंटे तक खड़ा रहना पड़ सकता है। अभी वहां जाना समय की बर्बादी होगी। अरे तुम कितना कम समय छोड़ोगे? तुम्हें पंजीयन करने के लिए वाकई बहुत दूर जाना है। नितिन ने जोर देते हुए कहा और पेड़ के तने के पास पहुंच गया। उसने मुट्ठियों के कारण पेड़ के तने पर बने निशानों और खून के निशानों को देखते हुए उसने वीर की बंधी हुई मुट्ठियों को देखा। फिर उसने निराशा से सांस ली। तो आपको क्या लगता है इस कहानी में आगे क्या होगा? कृपया अगले एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।